नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम खेल जगत में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे युवाओं के बीच बैडमिंटन खेल के बारे में और इसी खास विषय पे आज जो हमारे मेहमान हैं वो भी एक युवा खिलाड़ी है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम बैडमिंटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रोशन किया है। जी हाँ दर्शकों, हम स्वागत करेंगे पार्थिव का जो कि हिमाचल प्रदेश के बैडमिंटन में नेशनल खिलाड़ी हैं। पार्थिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। पार्थिव जी, मैं सबसे पहले चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बैडमिंटन खेल के बारे में बताएं। आखिर ये किस तरह का खेल है और इसके नियम किस किस तरह के रहते हैं? थैंक यू है। मेरा नाम पार्थिव है, मैं एक बैडमिंटन खिलाड़ी हूँ और इसी के साथ साथ मैं बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट भी हूँ। अगर हम बात करें खेल के नियम की और बैडमिंटन की, तो इसके नियम और खेल किस तरह का है? ये खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे नज़रिए से जी। और नियम की बात करें भैया तो हम अलग अलग इवेंट में अलग अलग नियम रहते हैं। मतलब सिंगल्स के अलग रूल्स रहेंगे, डबल्स के अलग रूल्स रहेंगे। उसमें ही एक तीसरा इवेंट मिक्स डबल्स होता है जिसमें एक लड़का और एक लड़की खेलते हैं जी। हाँ, उसके अलग रूल्स रहते हैं। तो उनमें किस तरह के नियम रहते हैं, जिसमें सर्विस किस तरह की रहती है और जो उनमें एक जो उनका क्वार्टर रहता है वो किस तरह का रहता है? सिंगल्स की बात करें पहले हम, तो सिंगल्स में जो गैलरी साइड गैलरी होती है वो आउट होती है जी। और सर्विस सिंगल्स में पीछे वाली जो बैक गैलरी होती है वो राइट होती है जी। और डबल्स में अगर बात करें हम, तो पीछे वाली बैक गैलरी डबल्स में सर्विस के लिए आउट होती है जी। और साइड गैलरी राइट होती है सर्विस के लिए भी और गेम के लिए भी, पूरी रैली के लिए जी। हाँ जी। जैसे आपने बताया कि इसमें 3 तरह का रहता है, एक सिंगल्स रहता है, एक डबल रहता है, एक मिक्स तरह का रहता है। तो आपको किस उसमें इवेंट में खेलना ज़्यादा पसंद रहता है? मुझे डबल्स में अच्छा लगता है ज़्यादा खेलना और मेरे ज़्यादा रिजल्ट्स भी डबल्स में है। मैं प्रोफेशनली डबल्स में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश और बैडमिंटन की, तो आप हिमाचल प्रदेश में बैडमिंटन को किस तरह से देखते हैं और हिमाचल प्रदेश में बैडमिंटन किस स्तर पर खेला जा रहा है? पहले से तो हिमाचल का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है जी। जैसे कि हिमाचल में अभी हर जिले में एक अलग अलग हॉल के हिसाब कोर्ट हर जिले में है जी। लगभग हर जिले में है। हाँ जी। तो उस हिसाब से अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खेलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जी, उस हिसाब से हिमाचल का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। हिमाचल के प्लेयर अब इंडिया लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी अच्छा परफॉर्म करने लग गए हैं जी। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं आपके अलावा जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में का जो नाम बैडमिंटन के क्षेत्र में रोशन किया है। हमारे सीनियर है मिस्टर करण चौधरी, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट से है। ये लगातार हिमाचल का नाम बैडमिंटन के क्षेत्र में लगातार बढ़ाते रह रहे हैं। और मेरे डबल्स के पार्टनर है मिस्टर समक्ष धाल्टा, जो कि बेसिकली रोडू से है जी। वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है और लगातार हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं। और अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की किस तरह की भागीदारी है? महिलाएं भी लगातार खेल के क्षेत्र में अच्छा कर ही रही है, ना केवल बैडमिंटन में, बाकी खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो बैडमिंटन में भी लड़कियों का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। तो किस तरह की भागीदारी रहती है? अगर हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं बैडमिंटन में, कितनी जो उनकी पार्टिसिपेशन किस तरह की रहती हैं? अभी नेशनल्स हमारे दिसंबर में होने जा रहे हैं, तो उसमें भी लड़का और लड़की दोनों की टीम जाती है जी। और लड़कियां भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसा नहीं है कि लड़का कोई ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, लड़कियां भी अच्छा परफॉर्म कर रही है जी। आपकी अगर हम बात करें बैडमिंटन की तरफ रुझान की, तो किस तरह का है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे भारत या हिमाचल प्रदेश में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट या फुटबॉल, अन्य गेम्स की तरफ रहता है और जो बैडमिंटन है उसमें थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। तो आपकी शुरुआत किस तरह से हुई? बचपन से ही मेरे पापा को ज़्यादा शौक था खेलने का, खेल वगैरह का। और तो स्कूल्स में ऐसे ही खेला करते थे, थोड़ा बहुत वॉलीबॉल में भी खेलते थे, तो वॉलीबॉल की प्रैक्टिस भी करते थे स्कूल में, बैडमिंटन की भी करते थे जी। तो उसके बाद प्रोफेशनली मैंने आज से के 7-8 साल पहले स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट भी मैंने पापटा सर के पास किया था, राज्य खेल परिसर में शिमला में जी। और आज भी मैं उनके पास ही खेल रहा हूँ। तो उन्होंने ही हमें सिखाया है आज तक जो भी है जी। तो आपकी शुरुआत, आपकी जो ट्रेनिंग है बैडमिंटन की, वो कहाँ से हुई है? पहले तो स्कूल में ही खेला करते थे, तो हल्का हल्का थोड़ा टीचर्स वगैरह बताते थे, तो अच्छा खेलने लग गए थे।
थोड़ा अच्छा परफॉर्म स्टेट्स वगैरह में खेलने लग गए थे, फिर पता चला कि ऐसा भी होता है कुछ इंडोर वगैरह के, उसके बाद पता चला। उसके बाद मैं शिमला आया तो सनी पापटा सर, उनने रैकेट पकड़ना भी उनने सिखाया था जी। और आज तक वही सिखा रहे हैं। जो आपके जो सनी जो सर हैं वो हाँ आपको कहाँ मिले, कौन से इंस्टीट्यूट में मिले हैं आप? वो मैं इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर है शिमला में, मॉल रोड पर, वहाँ पे मैं एडमिशन लेने गया था तो वहाँ पे मिले थे जी। तो उसके बाद उनके पास खेल रहा हूँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और परिवार का सहयोग किस तरह से रहता है खेल के लिए? मेरे परिवार में एक बड़ा भाई है, बड़ी बहन है और माता पिता है। और पेरेंट्स का सपोर्ट हर टाइम रहता है स्पोर्ट्स के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई मना करता है खेलने के लिए। मेरे पापा हमेशा स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं खुद भी, मतलब खेलते हैं थोड़ा बहुत, और तो उन्हें भी है शौक काफ़ी खेलने का, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं खेलना, ऐसा वैसा कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत है आपके पिता ने ही आपसे करवाई। और मुझे लगता है कि जब तक एक परिवार का सहयोग किसी खिलाड़ी को नहीं मिलता तब तक वो अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता और वो आगे जाके नहीं निकल सकता। हाँ जी, हाँ जी। पार्थिव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर किसी खिलाड़ी को हिमाचल प्रदेश में बैडमिंटन सीखना हो तो उसे कहाँ से उसकी ट्रेनिंग और कोचिंग कहाँ से ले सकता है? अब तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर जिले में कोर्ट्स है, इंडोर हॉल्स है, अच्छी सुविधा है प्लेयर्स के लिए, तो मतलब कहीं भी कोई भी खेलना चाहे तो अब तो सुविधा है जी। मतलब जिसमें कोई जुनून है, शौक है किसी को, या कोई अपना फ्यूचर इस साइड देखना चाह रहा है तो वो मतलब अपने सबसे नज़दीकी इंडोर में आकर खेल सकता है जी। और अभी एक साइंस सेंटर भी खुला है हमीरपुर में, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और कोचेज़ है, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ है। हमारे शिमला में भी इंदिरा गांधी खेल परिसर है और बाकी हर ज़िले में अब हिमाचल में हॉल खुल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी खिलाड़ी को बैडमिंटन सीखना है तो हर ज़िले में कोई ना कोई कोचिंग सेंटर है जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और जहाँ पे कोई भी बच्चा आसानी से सीख सके। अगर हम आपसे बात करें एक सही एज की बैडमिंटन सीखने की, तो आपके नज़रिए में एक सही एज क्या रहेगी? सही एज मतलब जब से बच्चा थोड़ा चलना सीखता है, थोड़ा सा मतलब इंडिविजुअली खड़ा हो सकता है, तब से वो रैकेट वगैरह पकड़ना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा उसके बेसिक्स वैसे वैसे क्लियर होते रहेंगे जी। तो कहीं ना कहीं जो बचपन में ही बच्चे की एक नींव डाल देनी चाहिए ताकि वो आगे जाकर अपना बेहतर और एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सके जी। अगर हम बात करें जो बैडमिंटन है उसमें तरह तरह की स्किल की आवश्यकता पड़ती है। एक अच्छी सर्विस का होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, एक स्मैश का भी अच्छा होना ज़रूरी है, एक डिफेंसिंग गेम का भी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं एक अच्छी सर्विस किस तरह की होती है। एक डबल्स में अगर डबल्स की बात की जाए तो ज़्यादा प्रेफर छोटी सर्विस करते हैं, शॉर्ट सर्व जो सेंटर लाइन होती है, शॉर्ट सर्विस लाइन होती है, उससे सर्विस हमारे को पीछे करनी होती है जी। और सामने वाला ओपोनेंट भी पूरा आगे रैकेट लेके खड़ा होता है प्लेस करने को, अगर थोड़ी सी भी ऊंची चलेगी तो वो पॉइंट चला जाएगा जी। तो उसमें क्या कारण है जो उसे पीछे या लंबी करने का क्या कारण रहता है जी? उसमें आपको प्रैक्टिस शॉर्ट सर्व की करनी होगी। डबल्स में फ्लिक सर्विस मतलब पीछे सर्विस आप 2-3 ही कर सकते हो, वरना पीछे वाली गैलरी आउट होती है सर्विस के लिए, तो अगर उससे मिड कोर्ट मिल गई तो हिट करेगा, आगे से रखेगा तो आपको प्लेस करनी पड़ेगी। और अक्सर हमने देखा है जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं वो कूद के स्मैश बहुत ज़्यादा मारते हैं। एक अच्छे स्मैश मारने के लिए किस तरह की टेक्निक होनी चाहिए एक बैडमिंटन खिलाड़ी? स्मैश मारने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी पोजीशन पे वर्क करना पड़ेगा। जब तक आपकी बॉडी पोजीशन सही नहीं जा रही तब तक आप वो पावर जनरेट नहीं कर पाओगे जी। और अक्सर हमने देखा कि जो स्मैश है वो बहुत तेज़ गति से आता है और आपको उतने ही जल्दी रिएक्ट करना होता है, डिफेंस करना होता है। तो एक तेज़ स्मैश को डिफेंस करने का सही तरीका किस तरह का रहता है? ये आपको रिफ्लेक्सेस बहुत ज़रूरी है बैडमिंटन में, है ना। फास्ट मूवमेंट एकदम से मूवमेंट करनी होती है, तो रिफ्लेक्सेस का बहुत काम है। डिफेंस में भी डिफेंस स्मैश बहुत तेज़ आता है, कई बार बॉडी पे आता है, कई बार फोरहैंड साइड पे आता है, कई बैक हैंड साइड पे आता है, तो रिफ्लेक्सेस पे काम करना होता है। जैसे आपने बताया कि रिफ्लेक्सिंग बहुत स्ट्रॉन्ग और एक
फास्ट होना Fast चाहिए। होनी चाहिए। तो इसके लिए आप किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं और ये जो अन्य खिलाड़ी है उन्हें किस तरह की प्रैक्टिस करनी जी चाहिए? कंटिन्यू मल्टी शटल्स कहते हैं जी। उससे रिफ्लेक्सेस फास्ट करनी होती है। जी। मतलब कोई भी कोच जैसे मतलब 15-20 शटल की ट्यूब रखते हैं तो एकदम से फीड करते रहते हैं फास्ट 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 फास्ट, तो उससे रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, हाँ जी, उसी हाँ के जी। बाद आपका जो एक रिफ्लेक्शन है वो बहुत जो तेज हो पाएगा। हाँ जी, स्पीड और रिफ्लेक्शन उससे ही तेज होगा। रेगुलर प्रैक्टिस Regular करोगे आप, practice फिटनेस पे काम करना होगा जी, आपको, जी। अपनी फिटनेस पे काम करना होगा, रिफ्लेक्सेस पे काम करना होगा, बाकी अपने स्ट्रोक्स पे काम करना होगा, डिफेंस हो गया, अटैक हो गया, नेट हो गया। जी, जैसे आपने बताया कि आप सिंगल गेम भी खेलते हैं, डबल गेम भी खेलते हो, डबल खेलना शायद आपको ज़्यादा पसंद है। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच के अंतर की, तो इन दोनों के बीच का अंतर किस तरह का रहता है? जो डबल्स होती है वो बहुत फास्ट खेली जाती है, रिफ्लेक्सेस पे बहुत वर्क करना होता है। जी। मतलब पैलर पैलर दोनों ओर से दो दो प्लेयर है तो स्मैश, डिफेंस, पैलर, नेट, ये काम ज़्यादा होता है। और जो अगर बात सिंगल्स की जाए तो रैली पे ज़्यादा वर्क करना होता है। रैली पे आपको पूरा कोर्ट भी कवर करना है, रैली भी चलानी है, रैली मेंटेन रखनी है। अगर आप जल्दी जल्दी करोगे डेड शटल ख़त्म करने की, पॉइंट लेने की, तो आप उसके बीच कहीं पे मिस्टेक कर लोगे और वहाँ से पॉइंट खो दोगे आप। जी, जैसे हमने देखा है जो डबल की गेम है उसमें आपस का तालमेल, जो दोनों पार्टनर हैं उनमें वो आपस का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप किस तरह से ये सुनिश्चित करते हैं कि जो मेरा पार्टनर है वो मुझे समझ पा रहा है और मुझे अंडरस्टैंड कर पा रहा है? तो इसके लिए आप किस तरह की जो तैयारी रखते हैं? अच्छे खिलाड़ी जो भी हो गए, मतलब अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। अब जो मैं और मेरा पार्टनर लगातार हम 5-6 सालों से स्टेट चैंपियन भी है, जी। तो हम लगातार आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तो उस पे मतलब प्रैक्टिस करते करते आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कौन किस शटल के लिए जा रहा है, कौन किस शटल का वेट कर रहा है, कौन फॉरवर्ड जा रहा है, कौन बैकवर्ड जा रहा है। जी। तो वो प्रैक्टिस करके आ जाता है। जी, अक्सर हमने देखा, जैसे आपने बात की शटल की, दो तरह की शटल होती है। एक फेदर की बनी होती है जो पंख से बनी होती है, एक शटल होती है प्लास्टिक की। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्लास्टिक की जो शटल उससे खेलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हमें जो पंख की शटल उससे खेलना चाहिए। एक कौन सी शटल है जिससे हमें खेलना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे तो हमें फेदर की शटल से खेलना चाहिए। क्या कारण है अगर जो हमें फेदर की शटल से खेलने? क्योंकि हमारे जो भी ऑफिशियल मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट होता है, वो फेदर की शटल से होता है। उसमें कभी भी प्लास्टिक की शटल यूज़ नहीं होती है। तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। अगर आप ऐसे कर रहे हो कि प्रैक्टिस में प्लास्टिक की शटल यूज़ कर रहे हो और मैचेस में तो आपको मिलनी फेदर ही है, आपको फेदर से ही खेलना होगा, तो उसमें बहुत टफ हो जाता है एकदम से तो चेंज क्या करना। कहीं ना कहीं अंतर है दोनों में के बीच? बहुत अंतर है, बहुत अंतर जो है गेम दोनों है शटल उसमें में। अंतर होगा खेलने। हाँ जी, और आपके स्ट्रोक्स में भी अंतर होगा। आपको प्लास्टिक में कम पावर लगानी पड़ेगी, कई बार ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और फेदर में आपको सही टेक्निक लगानी पड़ेगी और सही पावर वगैरह। मैच में फिर मैच के हिसाब से चलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक अच्छा खिलाड़ी खेलना है या आपको एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर बनना है, तो कहीं ना कहीं हमें जो फेदर की जो बनी हुई शटल है उससे खेलना जो ज़्यादा सही रहेगा। अगर हम बात करें जो बैडमिंटन खेल की जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स की, तो कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स है बैडमिंटन के खेल में जो यूज़ किए जाते हैं? सबसे पहले तो रैकेट हो गया जी। बहुत ज़रूरी है रैकेट, और अच्छा रैकेट ज़रूरी है। क्योंकि आप अच्छे लेवल पे खेल रहे हो तो आपके पास अच्छा रैकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पंच वगैरह देखा जाता है, मतलब पंच वगैरह होना चाहिए। फिर उस हिसाब से आप शटल को कंट्रोल करोगे। जी। और दूसरे है शूज़, जो कि शूज़ नॉन मार्किंग सोल्स होना चाहिए, जिससे आपको कंफर्टेबल भी रहे और जो मैट हो उसमें भी। तो कहीं ना कहीं वो Scratches ना अन्य बने। स्पोर्ट्स शूज से थोड़ा अलग रहता है जो हाँ जी, हाँ बैडमिंटन में। जी। उसमें नॉन मार्किंग सोल रहता है जी। हाँ। जो आई गेस फिसलने से जो खिलाड़ी को बचाता है। फिसलने से बचाता है, आपका एंकल ट्विस्टिंग से बचाता है। जी। मैं चाहूँगा, आप हमारे पास बैडमिंटन भी पड़ा हुआ, जो रैकेट पड़ा हुआ है, आप हमारे दर्शकों को बताएं आखिर ये अन्य रैकेट से बेहतर क्यों है, और जो एक बेहतर रैकेट है वो किस तरह का होता है? ये तो आप अपनी अपनी गेम से मतलब मैं अटैकिंग खेलता हूँ थोड़ा, रैली प्लेयर। जो रैली प्लेयर होगा वो मतलब जिसकी गेम पे जो अच्छा लग रहा है वो उस हिसाब से खेलेगा। हाँ जी, कई रैकेट होते हैं हेड हैवी होता है, कई होगा जो हेड हैवी होता है उसमें मतलब जो अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। कई बैलेंस रैकेट होता है, मतलब पूरे रैकेट में बराबर बैलेंस है,
तो वो रैली प्लेयर्स वगैरह तो कहीं ना कहीं जो जिसकी अलग अलग तरह की गेम है अलग, हाँ वो अलग अलग तरह के रैकेट यूज मैं एक और आप चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताएं, एक अक्सर लोगों में भ्रम रहता है कि जो बैडमिंटन प्लेयर की जो हैंड ग्रिप है वो कई लोगों की गलत होती है, तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं एक बेहतर जो हैंड ग्रिप है वो किस तरह की रहनी चाहिए एक बैडमिंटन प्लेयर की। नॉर्मली जो फोर हैंड साइड होती है, ये वाली साइड हमारी राइट साइड, इसमें फिंगर थोड़ी सी आगे रहनी चाहिए जी इस तरह से, और ये थंब मिडिल फिंगर के साथ में लगा होना चाहिए जी। और जो बैक हैंड वाली पोजीशन होती है उसमें फिंगर आगे आ जाएगी और थंब आगे आ जाएगा जी, है ना, थंब से उसमें पावर लगेगी, पुश लगेगा। तो कहीं ना कहीं जब हम डिफेंसिंग गेम खेल रहे हैं तो अलग हैंड ग्रिप रहेगी, अगर हम जब अटैकिंग गेम खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अलग जो हैंड ग्रिप रहेगी जी। जैसे हमने देखा है कि जो बैडमिंटन के प्लेयर हैं उनकी जो हेल्थ फिटनेस है बहुत ज़्यादा एक अच्छी रहती है और जो उनकी डाइट है वो भी बहुत अच्छी रहती है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं आखिर एक बैडमिंटन प्लेयर की डाइट किस तरह की रहनी चाहिए और डेली रूटीन किस तरह का रहना चाहिए। फिटनेस तो हर खेल के लिए बहुत ज़रूरी है, आजकल के युवाओं के लिए भी यही बोलता हूँ मैं कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फिटनेस नहीं कर रहे हो तो किसी भी खेल में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और फिटनेस का बहुत बड़ा कारण है कि आपकी डाइट बहुत डिपेंड करता है, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, कितना पानी पी रहे हो, क्या खाने में कितना प्रोटीन यूज़ कर रहे हो, कार्ब्स यूज़ कर रहे हो, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है और वही आपकी फिटनेस पे भी डिपेंड करता है जी, आप कितनी फिटनेस कर रहे हो और डाइट क्या रख रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस जो डाइट है एक प्लेयर की रहनी चाहिए। हाँ जी। और एक डेली रूटीन आपका किस तरह का रहता है? मैं सुबह हमारा सेशन होता है 6 से 9, एक सेशन वो खेलते हैं, फिर कॉलेज भी जाना होता है, स्टूडेंट जैसा मैंने आपको बताया, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो कॉलेज भी जाना होता है, फिर 2 बजे से हमारा फिर सेशन होता है 4 बजे तक, फिर लास्ट सेशन 6 से 8 बजे तक होता है हमारा जी। तो जैसे आपने बताया कि आप स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, तो इस टाइम मैनेज किस तरह से करते हैं आप? टाइम मैनेज करना ही पड़ता है, जैसे कि सुबह हम खेल के घर से निकले, 5 बजे निकल गए, 6 बजे पहुंचना होता है, फिर प्रैक्टिस करनी होती है, फिर सुबह सिर्फ फिटनेस सेशन ही होता है, सुबह गेम से कुछ नहीं, सिर्फ फिटनेस सेशन होता है, और उसके बाद वापस आके घर जाके फिर कॉलेज वगैरह जाना होता है, फिर कॉलेज से डायरेक्ट निकलते हैं खेलने को, फिर खेलते हैं, फिर वहीं पे ब्रेक होती है आधे 1 घंटे की, उसके बाद फिर से लास्ट सेशन खेलना होता है जी। अगर हम बात करें आपके फेवरेट प्लेयर की, बैडमिंटन प्लेयर की, तो कौन है आपका बैडमिंटन फेवरेट? मेरे फेवरेट प्लेयर प्रणय HS है जी। और क्या है जो उनकी खास चीज़ ऐसी जो आपको उनकी गेम बहुत अच्छी लगती हो? जो आप उनकी अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है जी, और अभी एशियन गेम्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका जी। तो मतलब 41 एज होगी उनकी, तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बस वही कहीं ना कहीं इतनी एज होने के बावजूद वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये कारण है जो आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे आपने बताया कि आपको अलग अलग राज्यों में भी खेलने के लिए गए हैं, तो आपको क्या घूमने का भी शौक है? घूमने का तो ब्याह होता ही है इस एज में सर, सबको ही होता है घूमने का शौक, तो मैचेस के टाइम तो इतना घूम नहीं पाते, मतलब मैच टूर्नामेंट खत्म होने के बाद निकलते हैं 1-2 जगह एक्सप्लोर करने। जैसे आपने बताया कि आप अन्य राज्यों में भी गए हैं, तो आपको कोई एक राज्य जिनकी गेम बहुत अच्छी लगी और कोई जो उनकी टेक्निक बहुत अच्छी पसंद आई हो? ऐसा किसी अन्य राज्यों की बात तो नहीं, पर यह है कि हिमाचल का लेवल भी अप हो रहा है लगातार, और बाकी राज्य में भी अच्छा खेल रहे हैं, साउथ की टीम्स अच्छी होती है, नॉर्थ की टीम्स भी अब अच्छा परफॉर्म करने लग गई है जी। अगर हम बात करें, जैसे आपने इतना लंबा आपका बैडमिंटन करियर रहा है, तो कोई ऐसा कोई पल रहा है कोई खास जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी एक महसूस हुई हो? जी, लास्ट ईयर बैडमिंटन की हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की टीम गई थी, नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी जी, तो उसमें हिमाचल की टीम ने, मतलब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की टीम ने पहली बार जी खेलो इंडिया और ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई किया था, तो वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा। मैं चाहूँगा साथ ही आप हमारे दर्शकों को अपने अचीवमेंट्स के बारे में भी बताएं, आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं अभी तक? जी, वैसे मैं स्टेट चैम्पियन तो वो डबल्स में 5-6 सालों से लगातार रह रहा हूँ जी, और लास्ट ईयर सीनियर स्टेट चैम्पियन और अंडर 19 डबल स्टेट चैम्पियन और नॉर्थ जोन रनर अप और पार्टिसिपेट इन सीनियर नेशनल, और अगर यूनिवर्सिटी मैचेस की बात करें तो इंटर कॉलेज रनर अप रहे थे, और नॉर्थ जोन में 4th पोजीशन रहे थे, और क्वालिफाई किया था ऑल इंडिया और खेलो इंडिया को जी,
और ऑल इंडिया खेलने गए थे और नॉर्थ खेलो इंडिया खेलने गए थे। जी, जैसे आपने बताया कि आप खेलो इंडिया में भी आपने भाग लिया है, हाँ जी। तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा था उस टूर्नामेंट में? खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी एक प्लेटफॉर्म है जी खेलो इंडिया, जी और जो अच्छे खिलाड़ी है अच्छा परफॉर्म करे तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है खिलाड़ियों के लिए। जी, अक्सर हमने देखा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में लोकल टूर्नामेंट्स भी बहुत होते हैं जहाँ पे बैडमिंटन को खिलाया जाता है। आपको क्या लगता है वो किस तरह से बैडमिंटन प्लेयर को एक मदद कर रहा है एक प्लेटफॉर्म दिलाने में? टूर्नामेंट तो कोई भी हो, मतलब हर खिलाड़ी को खेल लेना चाहिए, क्योंकि जो मैच टूर्नामेंट होता है, एक टूर्नामेंट टेम्परामेंट होता है, वो आपको मैचेस खेल के ही आएगा। जी तो इसलिए मतलब जो भी टूर्नामेंट खेलने को मिलता है तो खेल लेना चाहिए, खेलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट मैचेस खेलने चाहिए। जी, कहीं ना कहीं अगर हम जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा, हाँ हमें उतना ही हमारी जो गेम है वो इम्प्रूव होती रहेगी। हाँ जी, आपकी जी, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में जो बैडमिंटन है उसके स्तर को अगर हमें बेहतर करना हो, आपको क्या लगता है हमें क्या क्या तरीके जो हमें अपनाने चाहिए ताकि जो हमारे जो बैडमिंटन का स्तर है वो बेहतर हो सके? सबसे पहले तो हमें युवाओं को खेल की ओर जागरूक करना चाहिए। मतलब अब लगातार सरकार कर रही है, हर जगह इंडोर स्टेडियम्स बन रही है, छोटे छोटे इलाकों में भी बन गए, हर डिस्ट्रिक्ट में बन गए हैं। तो सबसे पहले हमारे को युवाओं को खेल की ओर आकर्षित करना होगा, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलने आएंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें युवाओं को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा बैडमिंटन के लिए रुझान कम है। अगर हम बच्चों को रुझान्वित करेंगे बैडमिंटन के प्रति तो कहीं ना कहीं वो जो पार्टिसिपेशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और फिर जो आपका कंपटीशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा जी और फिर उसमें से अच्छे बेस्ट प्लेयर्स निकलेंगे। जी, अगर हम बात करें आज की युवा पीढ़ी की तो कहीं ना कहीं वो नशे या गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहा है। आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक युवा हैं और खेल के माध्यम से आप अपने आप को नशे और जो अन्य गतिविधियां हैं, जो गलत गतिविधियां हैं, उनसे दूर रख रहे हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी माता पिता अपने बच्चों को खेल की ओर डाले, खेल के मैदान में डाले, वो केवल बैडमिंटन में नहीं बाकी खेलों में भी डाले। जी बाकी खेलों में डाले तो मतलब स्टार्टिंग से बच्चा जब खेलना बचपन से खेलता है तो वो ऑटोमेटिकली दूर रहता है। और आजकल के अगर बात की जाए युवाओं की तो बहुत सारे युवा नशों की ओर जा रहे हैं। जी मतलब अलग अलग नशे आ गए, बहुत तरह के नशे आ गए और उनकी ओर जा रहे हैं। जी, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि नशों से दूर रह के खेल की ओर आए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपने बताया कि हमें जो हमारे माता पिता हैं उन्हें भी एक कदम उठाना पड़ेगा। हाँ पर अक्सर हमने देखा है हमारे जो समाज है उसमें अभी भी कुछ लोग अपने बच्चों को खेलों की जगह सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने के लिए बात की जाती है। आपके माता पिता ने आपको किस तरह से प्रोत्साहित किया कि आपको खेलों की तरफ जाना चाहिए, और अगर अन्य जो माता पिता हैं उन्हें एक संदेश देना चाहेंगे तो किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मेरे माता पिता हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहते हैं खेल के लिए। ऐसा नहीं कि कभी नहीं खेलने के लिए कुछ कभी मना नहीं किया। मतलब जी लगातार खेलते, खुद भी पापा खेलते रहते हैं और मुझे भी सपोर्ट करते रहते हैं, बताते रहते हैं सही क्या है गलत क्या है, बताते रहते हैं, ऐसा नहीं। और जो भी बाकी के पेरेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में डालें। जी, ये नहीं कि वो पूरा दिन भर खेलता रहे, मतलब स्टडीज़ छोड़ दे, अपनी पढ़ाई भी करे, पर दिन के 4-5 घंटे अगर खेल के लिए निकालता है वो तो बहुत। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी हाँ है। जी। आपको क्या लगता है जो बैडमिंटन है एक कैरियर के अलावा फिटनेस के लिए कितना सही है? फिटनेस के लिए बहुत सही है। जो बैडमिंटन की अगर बात की जाए, पूरी बॉडी आपकी एक्टिव चाहिए। अगर बैडमिंटन खेलना है पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए, पूरी बॉडी में पावर चाहिए, तभी आप बैडमिंटन खेल सकते हो। जी, एक अच्छा प्लेयर भी मतलब यही फिटनेस करता रहता है, और बैडमिंटन खेलने के लिए और फिटनेस की बहुत ज़रूरत है। जी, अगर आप जितने ज़्यादा फिट हो आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे आप। पार्थिव जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज आप हमारे बीच आए और आपने हमें ढेर सारी जानकारियाँ बैडमिंटन से जुड़ी हुई दी और हमें बताया कि आखिर किस तरह एक बैडमिंटन का खिलाड़ी अपनी गेम को और बेहतर कर सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। हम फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।